हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था आपकी सिविक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही आपके उत्तराखंड राज्य व्यवस्था से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक ट्रिपल एस सी के पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पंचायती राज से जैसे कि आपने पेपर देखे होंगे, हर बार हर पेपर में एक से दो या दो नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते ज़रूर हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई जाएंगी। तो ये पंचायती राज वीडियो में आपके पास जो आप पढ़ने वाले हैं पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज क्या है, इसमें कितने प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है, इससे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो इससे रिलेटेड आपके पास वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहेगा और वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस आपसे अपलोड करता हूँ आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत ही आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि पंचायती राज होता क्या है और पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचायती राज जो है एक प्रकार की व्यवस्था है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि सत्ता और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में इसको विभाजित किया जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि विकास योजनाओं को, यानी कि जो भी विकासशील योजनाएं जो सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है, तो जो योजनाएं जो होती हैं वो तो राष्ट्र के हर क्षेत्र में वो पहुंच सके, हर एक छोटे क्षेत्र में पहुंचे जा सके। जैसे कि अगर हम कोई भी एक जनगणना का हम एग्जाम्पल ले के चलते हैं, तो डायरेक्टली जनगणना के डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर गया। इलेक्शन की बात लेके चलेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधानसभाएं बनी हुई हैं, तो अलग अलग तरीके से और ईजिली तरीके के छोटे छोटे काम, हर एक छोटे छोटे स्टेप के साथ जब भी कोई काम होता है तो ईजी से होता है और परफेक्टली होता है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि विकास योजनाओं, कोई भी विकास योजनाएं, कोई भी योजनाएं आती है वो देश के हर कोने में पहुंच सके, इसके लिए पंचायती राज का गठन किया गया था। तो पंचायती राज का गठन जो है वो अनुच्छेद 243 के तहत संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 को संविधान में जोड़ा गया था। तो पंचायती राज जो है वो एक राज्य सूची का विषय है। इससे पहले मैं आपके पास अनुसूचियां पढ़ा चुका हूं। तो अनुसूची 7 में आपको मिलता है समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, ठीक है, संघ सूची इसको बोलते हैं। तो संघ सूची का मतलब होता है कि उस सूची में, यानी कि संघ सूची के वे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार या केंद्र सरकार को होता है, उसको हम संघ सूची बोलते हैं। राज्य सूची मतलब ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही होता है। जैसे कि पंचायती राज एक विषय है, तो विषय किसका है? ये पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची सॉरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है, तो उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। तो अब आते हैं पंचायती राज के बारे में। तो सबसे पहले पंचायती राज का जो उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो जो कि अब इसके बाद के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी जो थे वो ग्राम स्वराज के पक्षधर, मतलब उनका एक मानना था कि ग्राम स्वराज मतलब जो ग्रामीण जो जनता है उनके पास भी अपना एक स्वराज होना चाहिए, उनके पास एक अधिकार होना चाहिए, या अपने कार्यों को खुद कर सके, उस तरह की योजना उनके पास आ सके, हर योजना उन तक पहुंच सके, उनका एक अलग से उसका शासन हो। तो इनके पक्षधर थे, जबकि भीमराव अंबेडकर भी इसके विरोधी भी थे इस चीज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ों को भीमराव अम्बेडकर तो इस चीज़ को सोचते कि पंचायतों को इस तरह की संकीर्णता को, उसको पिछड़ेपन को मानते थे कि पिछड़ापन इसमें आ सकता है, और गांधी जी समझते थे कि उनके पास अपना अधिकार होना चाहिए या उनका एक अपना स्वराज होना चाहिए, ग्राम स्वराज के वो पक्षधर थे। इसलिए इनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये की जो की गई थी, ये बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी 1956 की सिफारिश पर इसको किया गया था। बाद में भी बहुत सारी समितियाँ आई हैं, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, राव समिति है, ठीक है, साथ ही LM सिंघवी समिति है, PK थुंगन समिति है। तो ये समितियाँ भी आगे हम पढ़ने के लिए हमें मिलेंगी। तो अभी आप, तो मेन तौर पर जो हम कह सकते हैं जो
यहाँ पर जो शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पूर्ण रूप से, ध्यान रखिए, पूर्ण रूप से पंचायती राज को स्वीकार करने वाला जिला राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश। इसी में आपके पास एक टॉपिक आता है, यानी कि सॉरी एक आर्टिकल आता है जब हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या चीज़ बताई थी कि राज्य सूची का विषय है पंचायती राज, मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, पंचायती राज पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। और अनुच्छेद 40 यही कहता है कि राज्य का एक कर्तव्य होता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। तो अनुच्छेद 40 के तहत कोई भी राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती है। आपके पास क्वेश्चन बनता है, और आर्टिकल 40 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों के गठन का अधिकार किसे होता है, ठीक है, तो राज्य सरकार को होता है। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद 1956 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, और इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति, पहले थोड़ा हम समिति के बारे में पढ़ लेते, फिर हम 24 अप्रैल जो हमारा पंचायती राज कब हुआ था उसके पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता, यानी कि जो पंचायती राज की बात की गई थी, तो सबसे पहले इसमें समिति आती है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1956 में बनाई गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश जो थी 1956 में की गई थी। तो इसने कहा था, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था को जो त्रिस्तरीय शासन जो हमें प्रेजेंट टाइम पाते हैं, जो हमें मिलता है ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला परिषद, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति की बात जो की थी वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बताई गई थी। अब ये कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थी, है ना। इसकी जांच के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई। अभी 1977 का क्वेश्चन पटवारी लेखपाल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी, ठीक है, 1977 में बनाई गई थी। तो इसने भी जो अलग तरीके से, इसने दो अलग चीज़ें बताई यहाँ पे। इसने कहा कि त्रिस्तरीय ना होकर द्विस्तरीय, यानी कि अशोक मेहता समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसने कहा कि द्विस्तरीय यहाँ पर होनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें एक मंडल पंचायत होगा और दूसरा जिला परिषद होगा। देन इसके बाद 1985 में राव समिति बनी, जिसने इसकी भी सिफारिश को भी देखा और इसकी भी सिफारिश को देखा। तो फिर इससे भी यही लगा कि त्रिस्तरीय समिति ही सही है, ठीक है। जबकि LM सिंघवी समिति जो है इसका भी गठन किया गया था 1885 में। देन इसके बाद जो अंतिम जो समिति आई थी वो आई थी आपकी PK थुंगन समिति 1889 में। तो जिसके तहत, यानी कि जो PK थुंगन समिति, इसने बताया, इसके तहत सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन वो राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब वही चीज़ है कि अलग अलग मतभेद जब हो जाते हैं, तो वो इस वजह से पंचायती राज का जो विधेयक जो था सबसे पहले 1990 में जब राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, तो ये पास नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ थोड़ा मिसप्रिंट है। ये जो आपके पास होना चाहिए 1985 हो गई, 1985 और 1987 है ये, ठीक है। 1985, 1987 और 1988 है ये, 89 सॉरी। तो 18 की जगह पे 19 आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जब इन सभी समितियों की जांच परख हुई और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तो अंत में सरकार ने एक फैसला लिया कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो बनाई जाएगी वो 3 स्तर में बनाई जाएगी, जो कि ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला परिषद को लेकर एक पंचायती राज, जिसका नाम रखा गया पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो इसका गठन किया गया, जिसका गठन 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को, 1993 में। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 1 से लेकर अनुच्छेद 243 15 तक इसको रखा गया। इसी से संबंधित आपका पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन माना जाता है, जो 243 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ और चीज़ हमारे पास हैं, ठीक है। अनुसूची में आपको बता चुका हूँ कि 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में आपका नगर स्वशासन आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी दिन यानी कि 24 अप्रैल, अभी 24 अप्रैल भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन 24 अप्रैल का पूछा गया था, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अभी पटवारी लेखपाल जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो कि सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर, ठीक है, राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और तीसरा क्वेश्चन आया था कि अशोक मेहता समिति कब
स्थापित की गई थी 1977 में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से पहले तो 2 से ज़्यादा, नहीं तो 2, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से बनता ही है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में कि पंचायती राज से हमने पढ़ा कि पंचायती राज क्या है, कब इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें पंचायती राज का कार्य क्या, देखिए त्रिस्तरीय समिति पूरे भारत में है, सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़कर। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है वो 4 स्तरीय व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जो बात करते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन का जो सामंजस्य, मैंने आपको बताया था कि जो विकेंद्रीकरण से जो है कि स्थानीय स्वशासन जो है वो विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब शक्तियाँ जो हैं, विकास योजनाएं जो हैं राष्ट्र के हर कोने कोने तक, प्रत्येक क्षेत्र में जानी चाहिए। इसमें पंचायती राज की जो सीटें हैं महिलाओं के लिए, वो 1/3 सीटें महिलाओं को होनी आवश्यक है। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो उसका 1/3 मतलब समथिंग 33% हमारे यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि 1/3 बात करती है, 1/3 सीट, और अगर परसेंटेज की बात करें तो 33% है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2008 में इसको 50% कर दिया गया था, तो उत्तराखंड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू करने की बात की थी। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड से रिलेटेड। आपके पास उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड से रिलेटेड है 1916 में नरेंद्र शाह के समय। नरेंद्र शाह तब तत्कालीन जो शासक या राजा थे, उन्होंने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की बात की उत्तराखंड में की थी। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि किसके शासनकाल में उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था? नरेंद्र शाह। और कब किया गया था? 1916 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इसके अनुच्छेद क्या क्या हो सकते हैं, तो उस अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहला आता है 243। जैसे 243A में बताया गया है कि पंचायती राज परिभाषा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो बताया गया है और क्या है पंचायत, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 243B बताता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज, यानी कि जो पंचायती राज जो होगा वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो बताता है वो 243B बताता है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का उल्लेख है कि 3 स्तर में इसको बांटा जाएगा। पंचायतों की 243C में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया जाता है। 243D में पंचायतों में आरक्षण की बात करता है, जहां पर SC ST सीटें और महिलाओं हेतु आरक्षण की बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 243E पंचायतों की अवधि जो होगी वो 5 वर्ष की होगी, यानी कि जो उसके कार्यकाल, सीधी सी बात है, पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताता है अनुच्छेद 243E। और पंचायती कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। लेकिन अगर यदि पंचायत बीच में, यानी कि किसी कारणवश बीच में भंग हो जाती है, या जो पंचायत का जो भी ग्राम पंचायत जो भी उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी भी सिचुएशन में होता है, ठीक है, तो भंग हो जाती है, तो 6 माह के भीतर चुनाव करना होगा। ठीक है, तो 6 माह के भीतर उसको चुनाव करवाना होगा। अनुच्छेद 243F बताता है कि पंचायत चुनाव लड़ने की जो योग्यता बताता है। अनुच्छेद 243F के तहत पंचायत चुनाव लड़ने हेतु जो प्रत्याशी होगा उसकी योग्यता बताता है, जहां पर पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी की जो आयु है वो 21 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि जो पंचायत राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या हो सकती है, तो 21 वर्ष। ठीक है, फिर 243G आता है, तो पंचायतों के तहत कार्य से संबंधित 29 विषयों का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 29 विषय का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें पंचायतों की शक्तियों के बारे में, यानी कि सीधी सी बात है, पंचायत से संबंधित जो भी उसके कार्य है, यानी कि जी जो है उसे कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। कार्य एवं शक्तियों के बारे में पंचायत राज का जो है वो 243G में बताया गया है। 243H में बताया गया कि पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्ति, जो भी टैक्स उसको वसूलने की यहाँ पे शक्ति होगी, जैसे कि चुंगी कर हो गया, या जैसे कोई छोटे मोटे मेले लगते हैं उन पर वो कर ले सकता है, पशु क्रय विक्रय पर वो कर लगा सकता है, या मान लीजिए राज्य सरकार या पंचायत राज व्यवस्था के तहत राज्य सरकार या जिला पंचायत के से अगर कोई पुल या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बनाई गई है तो उस पर वो टैक्स लगा सकता है, उसका किराया ले सकता है, तो उसके पास अधिकार होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243H जो है वो पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्ति उसको प्रदान करता है। अनुच्छेद 243I बताता है के तहत पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन की यहाँ पर बात की गई है, जो कि 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल, यानी कि 5 वर्ष के लिए राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो आप इसको आई से, यानी कि इनकम से भी आप इसको याद, अभी मैं थोड़ा इसमें ट्रिक भी बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको उनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है 243K। 243K के अंतर्गत आता है आपके पास
243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है, यानी कि राज्य जो होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि राज्य संबंध यानी कि जो पंचायत निर्वाचन का जो चुनाव है, जो भी संबंधित जो भी प्रस्तावना जो भी प्रावधान जो है वो सारे के सारे राज्य निर्वाचन आयोग के तहत किया जाएगा। या राज्य जो होता है अपने क्षेत्र में निर्वाचन करवाने हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है। 243 एल में बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था कराने संबंधी। 243 एल जो है वो संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी, इसके बारे में बताता है। ठीक है। फिर 243 एल के बाद एम बताता है कि कुछ राज्यों में पंचायती राज लागू न होना। कुछ जो राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं थे, जैसे कि अब जम्मू कश्मीर का ले सकते कि पहले नहीं था, ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो वहाँ पे भी लागू हो जाएगा। या 243 एम जो यानी कुछ क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का लागू न होना। और फिर उसके बाद हम आते हैं 243 ओ, तो निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायाधीश के हस्तक्षेप से संबंधित है। ठीक है। तो 243 जो है ओ जो है वो निर्वाचन संबंधी अगर कोई भी मामला होता है तो उसमें न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, जबकि सारे निपटारा जो करता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को छोड़कर बाकी जो भी चुनाव होते हैं अगर संघ सरकार द्वारा करवाए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि हस्तक्षेप तब करेगा जब कोई मामला या कोई भी इस प्रकार के वाद विवाद होते हैं, तभी जाके उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है। अदरवाइज निर्वाचन आयोग इन सभी चीज़ों का निपटारा करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अब जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तराखंड में, तो पहले देखते हैं कि इनको थोड़ा याद कैसे करना है। ठीक है। तो बी से आपके पास जो इसमें कहा गया है कि जो राज्य व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय जो की बात की रहे, तो बी से हो गया बॉडी, यानी कि जो पंचायती राज जो होगा वो उसकी बॉडी या हम कह सकते हैं कि निकाय वो किस प्रकार का होगा, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो त्रिस्तरीय होगा। ठीक है। सी से हो गया कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना, अब देखो अब ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, उसको हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, रचना उसको बोलते हैं। ठीक है। तो उसको संरचना पे आप इसको सी से आप कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना आप यहाँ पे कर सकते हैं। आरक्षण डी में आपका क्या है, इसमें आरक्षण की बात यहाँ पे रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई है। ई में आपके पास इसके कार्यकाल की बात की गई है, ई में इसके कार्यकाल की बात की गई है। और एफ में इसके लिए जो फेलर या हम कह सकते हैं कि जो देखो एफ से क्या हो सकता है कि हम फेलर भी उसको बोल सकते हैं। अगर कोई अयोग्य पाया जाता है तो उसको फेलर बोलेंगे, तो उसको फेलर यानी कि योग्य, उसके ऐसे याद रखेंगे कि इसकी जो योग्यता क्या हो सकती है। ठीक है। तो अगर फेलियर मतलब अयोग्य था, और इसी से हम यहाँ पे लेके सकते हैं कि योग्यता क्या होगी, योग्य कौन होगा। ठीक है। उसका उल्टा लेके चलेंगे यहाँ पे। जी जो होगा यानी कि जी जो है इसके जो कार्य जो है वो शक्तियाँ जो इसके पास हैं, अच्छे कार्य अगर अच्छी शक्तियाँ करेगी तो क्या मिलेगी, गुडविल मिलेगी आपको। तो जी से आप यहाँ पे गुडविल यानी कि अच्छे कार्य और शक्तियाँ आपके पास होंगी, तो उसके 29 विषय के बारे में है। एच से संबंधित है कि इसकी जो हाई पावर्स उसके पास होती है, हाई पावर उसके पास उसकी शक्तियाँ हैं। ठीक है। कर ले सकता है, टैक्स ले सकता है, हाई पावर उसके पास है। ठीक है। आई से होगा कि उसकी इनकम जो होगी यानी कि पंचायती राज की इनकम संबंधी आयोग यानी कि इनकम टैक्स जो इनकम जो कमीशन जो होगा यानी कि वित्त आयोग आपके पास यहाँ पे बात करेगा कि वित्त आयोग संबंधित आय से आपके पास होगा। ठीक है। के से आपके पास हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित, के से क्या हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट लेके चलेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज, एल जो है पंचायती राज का व्यवस्था, मैंने कुछ सभी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था या केंद्र शासित प्रदेशों में होना। एम जो होगा वो पंचायती राज का लागू न होना, कुछ क्षेत्र में पंचायती राज का लागू न होना। और ओ जो है वो अदर यानी कि सीधी सी बात है कि पंचायती राज संबंधी जो भी मामले जो होंगे वो न्यायालय में हस्तक्षेप उसमें नहीं करेगा। ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने आर्टिकल्स याद करने का आपको बताते, एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप, अच्छे से याद हो जाएंगे। और यहाँ से आपके पास जैसे 243 आई जो है, के जो है, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में 2008 में संशोधन किया गया, मार्च 2008 में। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूड़ी। कौन थे, बीसी खंडूड़ी। तो बीसी खंडूड़ी के शासनकाल में या बीसी खंडूड़ी के कार्यकाल में मार्च 2008 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण 50%, बाकी सभी में 33% अभी तक है। ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, कब और किस पर ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया हुआ है कि महिलाओं के लिए 33% 50% आरक्षण जो कब किया गया, तो 2008 में। और किसके कार्यकाल में किया गया, तो बीसी खंडूड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक क्या होगा। ठीक है।
तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके जो 3 स्तर जो हैं वो किस प्रकार से स्तर हैं और क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे पंचायती राज के जो प्रमुख 3 स्तर जो, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पंचायती राज के 3 स्तर जो हैं वो है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो सबसे टॉप जो यानी कि शीर्षस्थ जो निकाय है वो जिला पंचायत है। तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत 3 प्रमुख यहाँ पे इसके निकाय होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत। जिला पंचायत जो है वो पंचायती राज का सबसे शीर्षस्थ निकाय है और सबसे ऊपरी निकाय है। सबसे टॉपेस्ट जो आपकी बॉडी है वो आपका है जिला पंचायत। जिला पंचायत का जो गठन होता है वो पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि जिला पंचायत की जनसंख्या जो होनी चाहिए वो 24,000 होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्रों में और 50,000 होनी चाहिए मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जिला पंचायत उन स्थानों में, यानी कि जिन भी पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या 24,000 या उससे अधिक है तो वहाँ पर जिला पंचायत बनता है, और मैदानी क्षेत्रों में यही जनसंख्या 50,000 से ऊपर होनी चाहिए तो वहाँ पर जिला पंचायत बनेगा। ठीक है, नहीं तो फिर नगर निगम या नगर निकाय हम आगे पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो पंचायती राज जो बॉडी होती है उसमें अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसको हम जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं, और उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, और साथ ही उसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे बात आती है सबसे पहले तो इसके जो सदस्य होते हैं, सबसे पहले सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्यों का सबसे पहले इसके सदस्यों का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव करवाया जाए, जो कि प्रत्यक्ष रीति से होता है। प्रत्यक्ष रीति, अप्रत्यक्ष रीति क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रत्यक्ष रीति का मतलब होता है जिन चुनावों में जनता स्वयं भाग लेती है या डायरेक्ट वोट देकर जिनको चुना जाता है वो प्रत्यक्ष रीति से हो जाता है। और इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रीति का मतलब है कि हमारे वोट का प्रयोग कोई और कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे द्वारा भेजे गए सदस्य हैं हमारे वोट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपने राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता भाग लेती है अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे द्वारा जो एमएलए भेजे जाते हैं, एमएलए को हम चुनते हैं, एमएलए जो हो गया, और एमपीज को हम डायरेक्ट वोट देते हैं। तो वो एमएलए एमपीज जो होते हैं हमारे वोट का यूज़ करते हैं कहाँ पर, राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो आपने जैसे कि आपको पता होगा कि एक विधायक की वोट अलग अलग होती है, जैसे यूपी में कुछ और होगी, उत्तराखंड में कुछ और होगी, केरला में कुछ और होगी, गोवा में कुछ और होगी, तो वो उसकी जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया जाता है। तो इसके जो चुनाव होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, वो अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो मुख्य विकास अधिकारी होता है। तो जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीडीओ। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको सीडीओ या मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, जिला पंचायत जो होती है अपने सदस्यों से मिलकर, यानी कि अपने कार्य को करने के लिए, कार्य संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं इसे करने के लिए अपने सदस्यों से मिलकर 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं। ठीक है, अपने सदस्यों को मिलाकर 6 प्रकार की यहाँ पे समितियां बनाती हैं, और ये जिला पंचायत का कार्य इन्हीं 6 समितियों के माध्यम से करवाया जाता है। जिले से, यानी किसी भी जिले से अगर लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य अगर उस जिले से निर्वाचित होकर गए हैं तो वो सदस्य भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, जिला पंचायत के भी वो सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की एक बैठक होनी आवश्यक होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अपर पीसीएस के पेपर में। ठीक है, तो प्रत्येक 3 माह, यानी कि जिला पंचायत की जो बैठक होती है प्रत्येक 3 माह में की जाती है। प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए, यानी कि साल में 4 बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है, जिला पंचायत की बैठक में गणमूर्ति जो होती है 1/3 होना चाहिए। गणमूर्ति का मतलब होता है कोरम, मतलब कुछ उच्च यानी कि वरिष्ठ जो सदस्य हो सकते हैं। तो टोटल अगर मान लीजिए किसी जिला पंचायत में कोई 30 सदस्य हैं तो उसका 1/3 मतलब यानी कि 10 सदस्य उसके कोरम में यहाँ पे गणमूर्ति माने जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्षेत्र पंचायत के बारे में। क्षेत्र पंचायत जो दूसरा निकाय आता है या मध्यस्थ निकाय जो आता है पंचायत राज का, वो क्षेत्र पंचायत होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में अगर 25,000 से अधिक जनसंख्या पर अगर लोग रहते हैं तो वहाँ पर क्षेत्र पंचायत आ जाता है। और क्षेत्र जनसंख्या पर 20 सदस्य या 20 सदस्य, मतलब इसमें कितना होंगे, 20 सदस्य यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। और 50,000 पे जो होगा वो आपका होगा
मैदानी क्षेत्र के लिए, तो 50,000 पर 20 सदस्यों का एक क्षेत्र पंचायत यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 25,000 जनसंख्या पर और 20 सदस्य, वो मैदानी क्षेत्र में 50,000 जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्यों को क्षेत्र पंचायत यहाँ पर होती है। जो पंचायती राज का जो मध्यस्थ निकाय है वो क्षेत्र पंचायत है, जिसका अध्यक्ष जो होता है, जिसमें जो मतलब जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष उसको बोलते हैं, इसको ब्लॉक प्रमुख भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके सदस्यों का चुनाव, जैसे मैंने पहले पहले बताया कि प्रत्यक्ष रीति से होता है, लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, इसका जो सचिव होता है इसको बीडीओ वो कहते हैं, जिसको यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक या खंड विकास अधिकारी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो इसके सचिव का कार्य करता है, क्षेत्र पंचायत का। आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्र पंचायत के कर्तव्य का पालन करने के लिए जिला पंचायत की तरह ही यहाँ पर भी 6 समितियों का गठन होता है, जो कि इन 6 समितियों के माध्यम से ही क्षेत्र पंचायत के सभी कार्यों को पूरा किया जाता है। ठीक है, और इसका जो अंतिम जो है वो आपका है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 की जनसंख्या होनी चाहिए और मैदानी क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर ग्राम सभा भी बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायतें हैं, तो एक से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर ग्राम सभा बनाई जा सकती है। और ग्राम सभा का गठन क्या होता है, अनुच्छेद 40। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों को मिलाकर ग्राम सभा बनाई जा सकती हैं। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष होता है। जैसे आपने सभी ऊपर पढ़े हैं, ग्राम पंचायत जो पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, सबका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, न्यूनतम 21 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायतों की जो सदस्यों की जो संख्या जो होती की जो संख्या जो है होती है वो 5 से कम 5 और अधिक से अधिक 15 होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं कम से कम 5 होने चाहिए, जैसे कि प्रधान, वार्ड मेंबर समेत 5 कम से कम होनी चाहिए। अगर 5 और अधिक से अधिक 15 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर जो है, सबसे नीचे का निकाय जो है आपका पंचायती राज ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो प्रधान इसको बोला जाता है। ठीक है, किसी नया ग्राम पंचायत का गठन करने का अधिकार जो राज्य सरकार का होता है, अनुच्छेद 40। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके पास ग्राम पंचायत का वीडियो, जहाँ पे आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जानकारी अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों कहीं भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे आप इसको शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ जल्द ही नया वीडियो जो हमारा होगा वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित होगा, जहाँ पे हम नगरीय स्वशासन या शहरी निकाय संबंधी प्रावधान पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।